हरि जय जय राम कृष्ण हरि
रूप पाहला लोचनी सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी
कदान उपजो नारायणा कदान उपजो नारायणा दुर्बुद्धी ते म्हणा कदान उपजो नारायण कदान उपजो नारायण कदान उपजो नारायण दुर्बुद्धी ते म्हणा कदान उपजो नारायण कदान उपजो नारायणा कदान उपजो नारायणा दुर्बुद्धी ते म्हणा कदान उपजो नारायण कदान उपजो नारायण कदान उपजो नारायण आता मज ऐसे करे तुझे पाय चित्ती धरी तुझे पाय चित्ती धरी तुझे पाय चित्ती धरी आता मज करे तुझे पाय चित्ते धरे तुझे पाय चित्ते धरे तुझे पाय चित्ते धरे उपजला भावो तुमचे कृपे सिद्धी जावो तुमचे कृपे सिद्धी जावो तुमचे कृपे सिद्धी जावो उपजला भाव तुमचे कृपे सिद्धी जाओ तुमचे कृपे सिद्धी जाओ तुमचे कृपे सिद्धी जाओ आता मन ऐसे करी तुझे पाय चित्ते धरी तुझे पाय चित्ते धरी तुझे पाय चित्ते धरी आता मज ऐसे करे तुझे पाय चित्ते धरे तुझे पाय चित्ते धरे तुझे पाय चित्ते धरे तुका म्हणे आता लाभ नाही या करता लाभ नाही या करता तुका म्हणे आता लाभ नाही अपरता लाभ नाही अपरता लाभ नाही अपरता आता मग ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरी तुझे पाय चित्ती धरी तुझे पाय चित्ती धरी ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरे तुझे पाय चित्ती धरे तुझे पाय चित्ती धरे विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई रखुमाई विठोबा रखुमाई आता ने टाळी मुखानं चिंतन करायचे सर्वांनी टाळी वाजत नाहीये कोणाचे विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई विठोबा दुर्बुद्धी ते दुर्बुद्धी ते मना दुर्बुद्धी ते मना दुर्बुद्धी ते मना दुर्बुद्धि ते मना दुर्बुद्धि ते मना दुर्बुद्धि ते मना दुर्बुद्धि ते मना दुर्बुद्धी ते मना दुर्बुद्धी ते मना दुर्बुद्धी ते मना
दान नपजो नारायण आता मुझे ऐसे करे आता मुझे ऐसे विठ्ठल
दुर्बुद्धी ते म्हणा कदान उपजो नारायणा आता माझा ऐस करी तुझे पाय चित्ती धरी उपजला भाव तुमचे कृपे सिद्धी जाव आता माझा ऐस करी तुझे पाय चित्ती धरी तुका म्हणे आता तुका म्हणे आता लाभ नाही या परता आता मज ऐस करी तुझे पाया चित्ती धरी विठ्ठल परम पुरुष शौर्य पांडुरंग मुरारी कमल नयन हासम गोपिका चित्तहारी प्रगट निकट शोभे रुक्मिणी रम्यवाणी सदय धवल हासम विठ्ठलं चिंतयामि महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डलीकाय धातुं मुनिन्द्रैः समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं पाण्डुरङ्गकरो प्रथमं रुसले का काय कलावज्ञ जयोधरार्थावतारं कलंकांक तेजोधिकामोदिभद्रं खलानीश्वदापनोदार दक्षं समाधिस्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदीपम् ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणाकरा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा करुया प्रथम नमन करुया
कलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तिथे नादतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु संत ज्ञानेश्वरासी नमो सद्गुरु तुकया ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती जयांचे केली स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण तेची वंदू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारोनी आता मस्तक हे पायावरी मस्तक हे पायावरिया वारकरी संतांच्या वारकरी संतांच्या वारकरी संतांच्या वारकरी संतांच्या वारकरी संतांच्या वारकरी श्री संतांची माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत मनोजपम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विठ्ठल विठ्ठल दुर्बुद्धी ते मना कदा न उपजो नारायणा आता मजा ऐसे करी तुझे पाया चित्ती धरी रामकृष्ण हरी तुम न रुसले का काय नाही ना तुम न रागू नका आमनं उशीर नाही झाले यांना उशीर झाले नाही रुसल्या ना थोडस आपलं हसत चला रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी फक्त हे खाली पाय सोडून बसू नका तुम्ही खाली बसलात किंबहुना अशी हा वरती बसलात तरी बरं ठीक आहे मांडी घालून बसा मागे सरकले तरी चालतील थोडे थोडे दिसायला व्यवस्थित दिसतं पायातील चपला काढून बसा आपण कीर्तनाला बसलोत प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी श्री कीर्तन रूपी सेवेकरिता निवडलेला घेतलेला अभंग महाराष्ट्र भूषण पंचम वेद निर्माते तुम्हा आम्हा साधकांचे मायबाप वैराग्याचे मूर्तिमंत पुतळे देहुनी वाशी श्री संत श्रेष्ठ जगदवंदनीय जगद्गुरु श्री संत श्रेष्ठ तुकोबाराय आजी श्री संत तुकाराम महाराज यांचा 4 चरणांचा अभंग प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवेकरिता निवडलेला आहे विठ्ठल विठ्ठल आणि या अभंगाच्या माध्यमातून जगद्गुरु तुकोबाराय भगवंताकडे काहीतरी मागतायत मुळात संतांचा स्वभाव हा मागण्याचा नाही लक्षात ठेवा संतांचा स्वभाव हा मागण्याचा नाही उलट संतांचा स्वभाव हा देण्याचा आहे कारण तुमच्या आमच्याकरिता कृपादान केले संती कल्पांती सरेना आपल्याला उद्धाराचा मार्ग जर कोणी दाखवला संतांनी आपल्यावरती कृपा कोणी केली संतांनी आपल्याला परमार्थाचा मार्ग कोणी दाखवला तर संतांनी मार्ग देऊनी गेली आधी दयानिधी संत ते देण्याचा स्वभाव परोपकाराचा स्वभाव संतांचा आहे मग इथे मागण्याचा स्वभाव नसताना सुद्धा जगद्गुरु तुकोबाराय का मागतात तर प्रामुख्यानं जेव्हा कोणी काही मागतं जेव्हा कधी कोणी काही मागतं त्या मागणीच्या पाठीमागे 2 प्रमुख कारण असतात जेव्हा कधी कोणी काहीही मागू द्यात कुणालाही मागू द्यात पण जेव्हा अंतःकरणामध्ये मागणी निर्माण होते तेव्हा मागणीच्या पाठीमागे प्रमुख 2 कारण असतात आजी पहिलं कारण आहे कुणाचा तरी आग्रह
आणि महत्वाचं दुसरं कारण आहे कुणाची तरी गरज. एक तर पहिलं कारण कुणाच्या तरी आग्रहापोटी मागावं लागतं आणि दुसरं कारण आहे कुणाच्या तरी गरजेपोटी मागावं लागतं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि मग अभंगामध्ये जगद्गुरु तुकोबराय मागतायत नेमकं काय, कुणाचा आग्रह असू शकतो, कुणाची गरज असू शकते ते आपण पुढे पाहूयात. आज फार सुंदर अशा नियोजनात आपण सर्वजण उपस्थित आहात. आज या ठिकाणी आपण गोड असा या कीर्तन सोहळ्याचा लाभ ज्या अर्थी घेतोय श्री संत रेवागिरी बाबा यांच्या कृपेने श्री गणेश मंदिर यात्रा उत्सवानिमित्त या ठिकाणी सुरू असलेला हा सुंदर अशा पद्धतीचा भगवत चिंतनाचे या ठिकाणी हा सोहळा आपल्या जीवनामध्ये ही भगवत सेवा प्राप्त झाली. ही गणपती बाप्पाची फार मोठी आपल्यावरती कृपा आहे. खरी अर्थानं गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या सेवेचा आपण लाभ घेतला, परंतु भगवत चिंतनाच्या माध्यमातून नामस्मरणाच्या माध्यमातून कीर्तनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी नामस्मरणाच्या माध्यमातून आपण हा लाभ घेतोय. विठ्ठल विठ्ठल या ठिकाणी निश्चितच सातत्यानं ज्यांचा आम्हाला कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी होत होतं, खरी अर्थानं श्री सुभाष पोपट पाटील, समस्त ग्रामस्थ धमानी, या ठिकाणी समस्त भजनी मंडळ धुळे, त्याचबरोबर या ठिकाणी सर्वच आयोजक नियोजक ग्रामस्थ माईबाप मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद. एकदा जोरदार टाळी वाजवा पाटील कुटुंबासाठी सुद्धा, आयोजकांसाठी. खरी अर्थानं स्वतःच्या वैयक्तिक जागेमध्ये मंदिराची उभारणी करून गणपती बाप्पाची अंतःकरणापासून केलेली सेवा, मी म्हणेल आजच्या दिवसापर्यंत अनेक वेळा त्यांना अडचणी, अनेक वेळा दुःख, अनेक वेळा संकट आली असतील, पण विघ्नहर्ता गणपती बाप्पा, कारण गणपती बाप्पाचं रूपच विघ्नहरण करणे. आपण आरती गात असताना अनेक प्रसंगी आरती आपण गात असतो, सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची. आता म्हणत असताना मात्र आपण जरा लाईनीत बसावं, शब्द जरा ओळीत बसावे, चालीत यावं, याकरिता आरती थोडीशी वेगळी म्हणतो. आपण सरळ सरळ म्हणत असताना कसं म्हणतो, सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी, बरोबर ना? पण ही फक्त शब्द रचना त्या चालीला जुळती मिळती यावी याकरिता. बाकी म्हणण्याचा उद्देश काय आहे, सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी. मग ती पॉज न देता विघ्नाची वार्ता निवारणारा आणि पूर्वी प्रेम कृपा तयाची, भक्त वात्सल्याला प्रेम पुरवणारा असा तो गणपती बाप्पा आहे. ज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथाच्या सुरुवातीस भावार्थ दीपिका सुरुवातीच्याच ओव्या आपण जर पाहिल्या, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्यात्म रूपा, देवा तुची गणेशू सकल मती प्रकाशू, मने निवृत्ती दासू अवधारी जोजी. खरी अर्थानं ओम नमोजी आद्या, या विश्वाचा आद्य भगवंत किंबहुना आद्य कोण असेल तर गणपती बाप्पाला सर्व भगवंताच्या आद्य पूजेचा मान मिळालेला आहे. आपल्या सगळ्यांना कथा भाग किंबहुना अनेक वेळा आपण ऐकलेलं असतं, भगवंताला आद्य पूजेचा माने कोणत्याही कार्यारंभी, कोणत्याही प्रसंगाला, कोणत्याही शुभ आरंभी गणपती बाप्पाची पूजा केली जाते. गणपती बाप्पाची पूजा नसेल, गणपती बाप्पा मूर्ती नसेल तर सुपारी म्हणून सुद्धा गणपती बाप्पा त्या ठिकाणी ठेवले जातात आणि गणपती बाप्पाची पूजा केली जाते. खऱ्या अर्थाने अंतःकरणातला भाव फार महत्वाचा आहे. आणि गणपती बाप्पा ही बुद्धीची दैवत आहे, शक्तीची दैवत आहे, चातुर्याची दैवत आहे. पुढे कीर्तनामध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न करेनच, पण खऱ्या अर्थानं आज जे कीर्तन आपण करतोय, नामस्मरण करतोय, या कीर्तनाच्या नामस्मरणाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांनाच
चांगल्या प्रकारची बुद्धी भगवान परमात्म्यानं द्यावी म्हणून जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा दुर्बुद्धी ते म्हणा हा अभंग निवडण्याचं कारण आहे. निश्चितच पहिल्यांदाच गावामध्ये येण्याचा योग आहे. तसं परिसरात जिल्ह्यात तालुक्यात अनेकदा येण्याचा योग आलेला आहे, पण आपल्या गावात प्रथमताच येण्याचा योग आहे. उपस्थित सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होते. विठाल विठाल विठ्ठल तुमनं बरंच आहे ना. आल्यापासून बघते सगळे अशाच बघत राहिले. जेवण होऊन गे का आता येतंय थोडं थोडं जमते. इथली माणसं मस्तच आहे, चांगले हा चांगले आहेत, मयाळू आहेत आणि जास्त काही फरक नाही हो. अहिराणीमध्ये आणि मराठीमध्ये जास्त काही फरक नाही, थोड्याफार शब्दांचा फरक आहे, पण सातत्यानं इथपर्यंत येणं झाल्यानंतर होईल थोडासा बदल. विठाल दुर्बुद्धी ते म्हणा कदा न उपजो नारायणा आता माझं ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरी. माझी तर भाषा कळते ना तुम्हाला. हो म्हणा नाही म्हणा, इकडे लक्ष द्या. भगवंताकडे काहीतरी मागायचंय. संतांचा स्वभाव हा मागण्याचा नाही. मग जर संतांचा स्वभाव मागण्याचा नाही तर एवढे मागणी पर अभंग कसे काय. जगद्गुरु तुकोबाराय मागतात याच्यावरती विश्वास नाही बसत का. कारण खऱ्या अर्थानं संतांचा स्वभाव हा दातृत्ववान आहे. संतांचा स्वभाव हा परोपकार करणे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती परोपकारे. एखाद्याला आपल्या जवळ काही का नसेना पण निश्चितच त्यांच्या चांगल्या विचारानं, चांगल्या कर्मानं आणि भक्तीच्या ताकदीनं इथपर्यंत जगाला उद्धाराचा मार्ग संत दाखवतात. मग या प्रसंगी मागतात कशाकरिता तर मी दोन कारण प्रमुख सांगितली. पहिलं कारण आहे कुणाचा तरी आग्रह आणि दुसरं कारण आहे कुणाची तरी गरज. खऱ्या अर्थानं कधी कधी एखाद्याचा स्वभाव जरी तो नसला तरी कुणाच्या तरी आग्रहास्त स्वभाव बदलून जगावं लागतं. कधी कधी स्वभावाच्या विरुद्ध कुणाच्या तरी गरजेपोटी जगावं लागतं. एखाद्याची गरज पाहिली ना स्वभाव बदलावा लागतो, तशी जगावं लागतं, तसं वागावं लागतं. मग आता नाथ महाराजांचं फार गोड उदाहरण कदाचित आपल्याला ज्ञात असेल. एक पैठणमध्ये ब्राह्मण त्या ठिकाणी गेला. मुलीचं लग्न, मुलाची मुंज करायची होती, या कारणानं काही पैशांची गरज होती. आणि पैठणमध्ये गेल्यानंतर काही टवाळखोरी माणसं बसली होती. 4-2 असतात प्रत्येक गावात, तिथेही होती. का हो कुठे चाललात, काय काम आहे, कशासाठी आलात. काही नाही, मुलीचं लग्न, मुलाची मुंज करायची, थोडीफार पैशांची गरज आहे. पैसे हवेत, आम्ही देतो तुम्हाला, आम्ही पैसे देतो. काय तुमची अपेक्षा असेल ती आम्ही पूर्ण करतो, फक्त आमचं एक काम तुम्ही करा. काय काम करायचंय सांगा मला, मी हवं ते काम करायला तयार आहे, फक्त माझी पैशांची अडचण दूर झाली पाहिजे. आम्ही तुमची अडचण दूर करतो, पण तुम्ही आमचं एक काम कराल. करणार. काय काम आहे. काही नाही. या गावामध्ये नाथ महाराज म्हणून एक शांतीचे पुतळे, त्यांना कधीच कुणाचाच आणि कसलाच राग येत नाही. कधीच राग येत नाही त्यांना. कुणी काहीही बोला, काहीही वागलं, त्यांच्या सोबत कितीही वाईट वृत्ती त्या वर्तन केलं तरी सुद्धा राग येत नाही. असे शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज इथे राहतात. तुमचं एकच काम आहे, फक्त त्यांना राग आणून द्यायचा. काय काम. नाथ महाराजांना फक्त, आता हे शक्य होईल का हो, नाथ महाराज रागवतील हे शक्य आहे का. शक्य आहे का नाही. का. कारण त्यांचं स्वरूपच शांती ब्रह्म आहे आणि ज्याचं आंतरिक स्वरूपच शांती ब्रह्म आहे, ते काय बाह्य जगावरती रागवतील आणि काय बाह्य रंगानं रागवतील. आपण चला ते म्हटले का हो, माणसाला राग आणून देणं काही कठीण, काही कठीण नाही. सध्याच्या काळात एकानं आरे म्हटलं तर दुसऱ्याला कारे म्हणावं लागतं. राग आणून देणं काही कठीण आहे का. अजिबात कठीण नाही. साधा मिस कॉल गेला तरी सुद्धा राग येतोय, फोन कट केला तरी. काय सध्याच्या काळात आणि जे काय आता जग बिघडलंय ते फक्त आणि फक्त या 2 विषयांमुळे, काम आणि क्रोध. जी जगामध्ये ज्या काही घटना, कारण आपण टीव्ही पाहतो, पेपर वाचतो, बातम्या पाहतो, यानं त्याच्या डोक्यात दगड घातला, त्यानं त्याच्या डोक्यात दगड घातला.
यानं त्याला मारलं, त्यानं तिथे हत्या, त्यानं त्याचं असं काय. या बातम्या ज्या वाढल्या, ही निगेटिव्हिटी वाढली, ही नकारात्मकता, ही जी काही वाईट कृत्य समाजात वाढली, त्याचं कारण काम आणि क्रोध आहे. गीतेमध्ये वर्णन आहे, क्रोधात भवती सम्मोहात, सम्मोहात स्मृती विभ्रमः, स्मृती भ्रंशात बुद्धी नाशोन, बुद्धी नाशात प्रणश्चती. ज्याच्या अंगी क्रोध आहे त्याचा बुद्धीचा नाश हा ठरलेला आहे. त्यामुळे ज्या काही घटना या क्रोधावरती, राग येणं आजकाल सध्याच्या काळात काही अवघड राहिलं नाही. कशाचा कुणाला काही राग येईल? अहो साधा भावाने बहिणीला किंवा बहिणीने भावाला रिमोट दिला नाही म्हणून एकमेकाला मारलं, जीवे मारण्याच्या घटना आहेत. वडिलांनी फक्त पोराला गाडी दिली नाही या कारणानं बापाला मारण्याच्या घटना आहेत. एखाद्या शब्दाचं एखादं वाक्य ऐकून घेतलं नाही म्हणून सुद्धा एकमेकाला मारण्याच्या घटना आहेत. आणि मित्रांमध्ये तर किती दिवसागणिक अशा कितीतरी घटना घडतात. पण हे न घडावं, क्रोध सध्याच्या काळात हा अशी एक म्हण आहे मराठीत, अति राग आणि भीक माग, अशी म्हण आहे. अति राग आणि भीक माग. जिथे अति राग आहे तिथे अधोगती शिवाय पर्याय नाही. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आता या व्यक्तीला वाटलं, म्हटले चला राग आणून देणं काय कठीण आहे, मला धन मिळेल, मला माझ्या अडचणी दूर होतील. चला नाथ महाराजांच्या वाड्यात गेले. पहिला प्रयत्न केला राग आणून देण्याचा, अनसक्सेस झाला. नाही प्रयत्नास यश आलं. दुसरा प्रयत्न केला पण तोही सक्सेस नाही झाला. तिसऱ्यांदा प्रयत्न केला. असे सलग प्रयत्न करत होते, कशाने तरी रागवतील, कशाला तरी रागवतील, काहीतरी बोललो तर रागवतील, पण अजिबात महाराजांना राग आला नाही. एके दिवशी नाथ महाराजांसोबत तो व्यक्ती जेवायला बसला आणि जेवायला बसल्यानंतर गिरिजा माता नाथ महाराजांच्या पत्नी भोजन वाढत होत्या. भोजन आणि भोजन वाढता वाढता या व्यक्तीनं विचार केला, म्हणले माणूस सगळं सहन करेल पण पत्नीचा अपमान नाही कोणी सहन करू शकत, पत्नीची थट्टा नाही कोणी सहन करू शकत. त्यामुळे आता हा शेवटचा पर्याय म्हणून त्यानं वाढणाऱ्या गिरिजा मातेच्या पाठीवरती जाऊन उडी मारली. हे जागेवरून उठलं आणि गिरिजा मातेच्या पाठीवरती बसलं आणि नाथ महाराजांना पाहिलं. त्याला वाटलं आता आपलं काम, आता राग येणार महाराजांना. बायकोच्या अंगावरती बसलो म्हणजे काय, पाठीवरती बसलो आता राग येणार. नाथ महाराजांनी गिरिजा मातेकडे पाहिलं आणि नाथ महाराज गिरिजा मातेला सांगतात, अहो जरा सांभाळून वाढा बर का, जरा सावकाश वाढा, सांभाळून वाढा, महाराज वरती बसलेत पडतील बर का. त्यांना पडू देऊ नका, पडतील, सावकाश वाढा. गिरिजा माता होत्या त्या, गिरिजा माता आदिशक्तीचं रूप म्हणा ना. सोपनी नाथ महाराजांच्या पत्नी होत्या. त्या नाथ महाराजांना सांगू लागल्या, नाथ तुम्ही काही काळजी करू नका, अहो तुम्ही काही सुद्धा काळजी करू नका. का? कारण रोज हरिपंडिताला कडेवरती घेऊन भोजन वाढण्याची सवय मला. हरिपंडित म्हणजे नाथ महाराजांचा मुलगा, म्हणजे वरती बसलेला मनुष्य हा गिरिजा मातेचा. वा वा वा, काय काय भाव असेल, कुठे राग येणार, कशाचा राग येणार. शेवटी वैतागला तो, शेवटी दुःखी झाला, पश्चाताप झाला आणि नाथ महाराजांच्या चरणांवरती लोळून ढसढसा रडू लागला. महाराज माफ करा, मी तुम्हाला राग आणून देण्याचा प्रयत्न करतोय पण तसे मात्र तुम्ही आणखीनच शांती, आणखीनच तुम्ही स्थिर राहताय, तुम्हाला राग येईना. महाराज मला माफ करा, चुकी झाली, पण माझी अडचण आहे, याच्या पाठीमागे काहीतरी कारण आहे. म्हणजे काय कारण आहे, काय गरज आहे तुझी, का म्हणून तू एवढा सगळा खटाटोप करतोयस. सांगितलं मुलीचं लग्न आहे, मुलाची मुंज आहे, याकरिता थोडीफार पैशांची गरज आहे. त्यावेळी नाथ महाराज म्हणले, अरे हेच जर मला पहिल्या दिवशी सांगितलं असतं तर कशाला एवढी तुला खटाटोप करायला लागली असते, कशाला एवढा तुला खटाटोप करायला लागलास, पहिल्या दिवशी सांगायचं ना. अरे माझ्या रागवण्यानं जर तुझी गरज पूर्ण होत असेल ना तर मी रागवायला तयार आहे. लक्षात ठेवा, नाथ महाराजांचा स्वभाव एका रागवण्याचा नाही, पण माझ्या रागवण्यानं जर तुझी गरज भागत असेल ना
चल तू पुढे पळ आणि मी तुझ्या पाठीमागे पळतो. झालं, हा पुढे पळू लागला आणि नाथ महाराज यांच्या पाठीमागे काठी घेऊन पळू लागले. उदाहरण संपलं. सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे, जरी संतांचा स्वभाव रागवण्याचा नसला तरी कुणाच्या तरी गरजेपोटी रागवावं लागलं, स्वभाव बदलून जगावं लागलं. तसं जगद्गुरु तुकोबारायांचा स्वभाव जरी मागण्याचा नसला तरी तुम्हा आमच्या जीवाच्या उद्धाराची गरज आहे आणि भगवंताचा आग्रह आहे. भगवंताचा तुकोबाराय जेव्हा जेव्हा भगवंताच्या दर्शनाकरिता जातात ना, तेव्हा तेव्हा भगवान परमात्मा आग्रह करतो, काहीतरी मागा, काहीतरी मागा, काहीतरी मागा. आणि तुकोबारायांचं मागणं, काही मागणे आम्हा अनुचित, वडिलांची रीत जाणत असे. हे देवा, आम्ही काय आत्ताची भक्ती नाही करणार आहे. माझ्या वडिलांची मिरासी गा देवान, तुझी चरण सेवा पांडुरंगा. अरे वडिलोपार्जित भक्ती आहे माझी, आणि काय मागावं तुझ्याकडे. आणि जगद्गुरु तुकोबाराय की सामान्य होते का बाबा? नाही, सामान्य होते का? सामान्य नव्हते. खरी अर्थानं युगायुगांमध्ये अवतार धारण करून तुकोबारायांनी भक्ती केलेली आहे भगवंताची. अगदी कृतयुगापासून इथपर्यंत कलियुगापर्यंत तुकोबारायांची भक्ती आहे. एका युगातली एका जगातली नाही तुकोबारायांची भक्ती. प्रत्येक साधना तुकोबारायांनी केलेली आहे. भक्त प्रल्हादाचा अवतार तुकोबाराय, भक्त प्रल्हाद ही तुकोबाराय. आणि ज्यावेळी भक्त प्रल्हादाला वाचवण्याकरिता हिरण्यकश्यपूचा वध त्या ठिकाणी भगवंतानं केला, त्यावेळी भगवान परमात्म्यानं भक्त प्रल्हादाला विचारलं, काय मागायचंय तुला ते माग. काय विचारलं? काय हवं ते माग. त्यावेळी भक्त प्रल्हादानं सांगितलं, देवा कदाचित भक्ताची ताकद भगवंतापेक्षा थोडी अधिक असते का नसते? अहो भक्तीचं कर्ज भगवंतावरती चढतं आणि भक्ताची ताकद विश्वासी तो करी स्वामी बरी सत्ता सकळ भोगी होय त्याच, सकळ भोगी होय त्या देव, सकळ भोगी होय त्या, सकळ भोगी होय त्या. विश्वास करी स्वामी बरी सत्ता, स्वामी वरी विश्वास करी स्वामी बरी सत्ता, स्वामी वरी सत्ता. सकळ भोगिता, सकळ भोगिता, सकळ भोगिता होय त्या, सकळ भोगिता. मोकळ्या मनानं कीर्तनात बसल्यानंतर टाळी मोकळ्या मनानं वाजवावी. जर कोणी कंजूसपणानं टाळी वाजवत असेल त्यात आमचा काहीच तोटा नाही. ज्यांना तिथली टाळाटाळ चुकवायची त्यानं इथं टाळीची टाळाटाळ करू नये. खरी अर्थानं दिलेली वेळ आणि दिलेला काळ आपल्याला सार्थकी लावायचा आहे. लक्षात ठेवा, भगवंतावरती अधिकार प्राप्त होतो भक्ताचा. आणि भक्त प्रल्हादाला भगवान परमात्म्यानं विचारलं, काय मागायचंय ते माग. भक्त प्रल्हाद म्हणले, देवा एक शब्द बोलू का? अहो मला काय विचारता काय मागायचंय ते माग. मीच म्हणतो तुम्हाला, जर काही कमी पडलं तर माझ्याकडे मागा. तुम्हाला काय हवं असेल तर मला सांगा. मी काही नाही मागू शकत, पण तुम्हाला कशाची गरज असेल ना तर तुम्हीच मागा. देव म्हणले, ठीक आहे, मला मागायला सांगतोस, मी जे मागेल ते देशील? देणार, निश्चित देणार. काय मागायचंय ते मागा. तेव्हा देव भक्ताला मागू लागला, देव प्रल्हादाला मागू लागला, माझ्याकडे तू काहीतरी मागावं हेच माझं मागणं आहे. काय म्हणले? तुम्ही माझ्याकडे काहीतरी मागावं हेच माझं मागणं आहे, बस. पण पुढे गंमत आहे. भक्त प्रल्हाद देवाला म्हणू लागले, देवा ठीक आहे, तुमची हीच मागणी आहे ना की मी तुमच्याकडे काहीतरी मागावं? माझी मागण्याची इच्छा नाही, पण तुमची इच्छा आहे ना मी तुमच्याकडे काहीतरी मागावं. ठीक आहे, मी जे मागेल ते देताल का? देणार, शब्द खाली पडू देणार नाही. मी जे मागेल ते देणार का? नक्कीच देणार. ठीक आहे देवा, मी तुमच्याकडे काहीच मागू नये हीच माझी मागणी. कौरिक क्षेत्राच्या आतमध्ये सगळे म्हणजे नेटवर्क, फुल नेटवर्क इथे. थोडस पुन्हा ऐकता का? भक्त प्रल्हादाला भगवान परमात्मा विचारतात, काहीतरी मागा. भक्त प्रल्हाद भगवंताला सांगतात, देवा तुम्हीच काहीतरी मागा. तेव्हा देव भक्त प्रल्हादाला म्हणतात,
तुम्ही माझ्याकडे काहीतरी मागावं हीच माझी मागणी. तेव्हा भक्त प्रल्हाद देवाला सांगतात, मी तुमच्याकडे काहीच मागू नये किंवा मला तुमच्याकडे काहीच मागावं लागू नये हीच माझी मागणी. कदाचित हा भाव आहे संतांच्या अंतःकरणातला. काय मागावं देवा तुझ्याकडे? नाही काहीतरी मागा. काय मागावं देवा? प्रपंचासाठी मागा. संसार नाहीये का तुम्हाला? मग संसार आहे, मुलं बाळ आहेत, बाकीच्या गोष्टी आहेत, मागा ना तुम्ही काहीतरी. जगद्गुरु मैं अपनी माइंड का फाइल में एक बहुत बड़ा आयरन फार्म बना चुका हूँ. इन्फिनाइट तापलो मी देवा संसाराच्या तापे, तापलो मी देवा करिता या सेवा. बड़ी एक्स उठा के जंगल में जाना पड़ता है और लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है. बट आज उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने कटाई का सारा सामान मेरे पास वीकेंड की हेस्ट लग चुकी है. अब फटाफट से तबाही करते हैं और ये एरिया क्लियर करता हूँ. मैं तमीज में करने वाला हूँ. कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं. ऐसे बीच में से करूंगा तो मजा नहीं आएगा. हाँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कट करते हुए चलता हूँ. जैसे वाइपर लगता है ना, पहले लेफ्ट फिर उसके बाद ऐसे कट करते 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 राइट. इसी तरीके से मुझे पूरे के पूरे एरिया को कट करना पड़ेगा. खैर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ कम टाइम भी नहीं लगने वाला. ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने बहुत सारा एरिया क्लीन कर दिया है और अगर इसके बाद मैंने एरिया क्लीन करने की कोशिश करी भी तो शायद मेरी शवल ही टूट जाएगी. खैर ठीक है यार, इतने एरिया में मैं एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना सकता हूँ. बट प्रॉब्लम ये है कि एरिया क्लियर तो हो गया है, बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्री एंड ग्रास ब्लॉक, डर्ट, ग्रेवल यही सब हटा है. पर यार ये जो स्टोन है ना, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा, वरना तब तक ये एरिया ऐसे गंदा दिखने वाला है. पता नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स गिरे हो. ठीक है, तो अभी फटाफट से चल के यहाँ पर मैं ये जितने भी स्टोन है ना, इनको हटाने का काम करता हूँ. और मेरे पास हेस्ट है तो ये हटाने में मेरे को ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला. सुपर फास्ट पिकैक्स और हेस्ट का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है. गाइस थोड़ी सी ऐसी फील आ रही है जैसे मैं कोई मशीन गन चला रहा हूँ. ये देखो साउंड सुनो. वेल तो फाइनली मैंने एक अच्छा खासा एरिया इधर क्लियर कर दिया है अपना म्यूजियम बनाने के लिए. बट ये एरिया काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, तो इसे एक अच्छी लुक देने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ. तो आज के इस वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने वाला हूँ, जिस म्यूजियम के अंदर मैं माइनक्राफ्ट के हर एक मैं अपने माइनक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा आयरन फार्म बना चुका हूँ. इन्फिनाइट गोल्ड फार्म. फेरिस व्हील भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा है. और ये है अपना रोलर कोस्टर, वो भी बहुत ओपी है. खैर अभी सब कुछ मैंने दिखा दिया है. एक और चीज ये मैंने बना रखी है, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, ये मैं दिखाता हूँ. खैर ये ना अभी अकेले में इतनी अच्छी नहीं लगती, अगर अपने पास कोई मॉब हो ना तो बहुत मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज पे बैठूं और मैं अपनी बोर्ड को कुछ इस तरीके से घुमाऊं तो ये देखो, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी स्पीड एक टाइम पे इतनी तेज हो जाती है. मैंने सिर्फ और सिर्फ देखो एक हाथ से 3 कीज प्रेस कर रखी है और बोट इस टाइम पे इतनी तेज घूम रही है. और मुझे मालूम है आप में से किसी न किसी को तो थोड़ी बहुत चक्कर आने लग गए होंगे, अगर रियल लाइफ में होते तो आते. अब पता है सीन क्या है, ये मैंने इसलिए बनाया है. अब मान लो मैं इस पे से उतर जाता हूँ ना, अभी आपको लग रहा है कुछ भी तो नहीं है, बोट तो रुक गई. बट अगर इस बोट के अंदर अभी कोई एनिमल, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉर्स, क्रीपर, स्केलेटन या कोई शीप, कोई भी इस बोट के अंदर आकर बैठ जाए, आप मानोगे नहीं उसका ये जो मुंह होता है ना, मतलब एक टाइप का ये बहुत बढ़िया हैक है. मतलब उसका मुंह ना ऐसे गोल गोल पूरा घूमने लग जाता है. मेरा नहीं होता, मतलब ये बोट आप कह सकते हो अभी भी घूम रही है. देखो मैं बैठा और मैं घूमने लग गया. तो अगर कोई भी मॉब इसके अंदर बैठेगा तो वो परमानेंटली ऐसे घूमता रह जाता है. यार अपना लक खराब था, मेरे आसपास अभी ना ही कोई शीप ना ही कोई भी नजर आ रहा, तो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा. खैर अभी वुड फार्म बनाना है, मेरे को वुड फार्म बनाने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है. मेरे पास ये शेल्टर बॉक्स है, तो फटाफट से चलते हैं कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए. तो अभी यहाँ से मैंने कुछ बॉन में इकट्ठी कर लिया है. और सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं बोट का इन्फिनाइट फार्म बनाने वाला हूँ. बट उससे पहले अपने प्यारे प्यारे एनिमल को खिला दिया जाए. ये ले भाई, ये खा ले. ओए तीनों फिश खा ली भाई, वेट ये तीन खा ले भाई भर के. लेट्स गो. तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं. तो मॉस ब्लॉक से गाइस आप लोगों को पता होगा बहुत सारे एरिया में
अज़ेलिया फ्लावरिंग, अज़ेलिया लीव्स, और अज़ेलिया फ्लावरिंग जो होती है इसके दिखाता हूँ। मैंने कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया और उसी के तरीके से मैं फार्म बनाऊंगा। ये मारता हूँ तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे एरिया पे काफी सारे अलग-अलग मॉस कारपेट, मॉस ब्लू कारपेट, यहाँ पर भी लगा के इस तरह से करा ये अज़ेलिया फ्लावरिंग है। इस पे जैसे एक बूंद में मारूंगा 1 से 2 3 बन जाता है। सेम इधर भी ऐसे होगा, ये वाले जो होते हैं इस पे मारा 1 2 एक और मारा, एक और मारा, बस इसको बोली मारे 3 बन गया। और वो सोचेंगे चलो यार 3 तो बन रहा है, ये बताया ये देखो ये अज़ेलिया फ्लावरिंग आ गई। इस पे जैसे एक बोन मिल मारूंगा 1 से 2 एक ट्री बन जाता है। सेम इधर भी ऐसे होगा, ये वाले जो होते हैं इस पे मारा 1 2 एक और ट्री बन गया, एक और मारा, एक और मारा। सोच रहे वरना ये के लिए ग्रो किसी एक जगह पर जहां से जाके आ देते हैं। चल भाई ये एरिया गंदा मत कर यहाँ का। यहाँ पे भाई सब मैं आर्मर पहन रहा हूँ भाई, बात पे तो मैं चले जा रहा हूँ। ठीक है अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो फार्म के लिए मुझे कुछ ऑब्सीडियंस चाहिए, वाटर बकेट्स चाहिए, कुछ पिस्टन्स चाहिए, डिस्पेंसर्स चाहिए, रेडस्टोन चाहिए, रेडस्टोन रिपीटर चाहिए, और भी काफी सारा सामान है जो कि इकट्ठा करना होगा। स्पेशली होपर चाहिए जो कि मैं हर एक बिल्ड में भूल जाता हूँ। तो आज सब कुछ क्राफ्ट करके ही मैं जाने वाला हूँ फार्म को बनाने के लिए। डिस्पेंसर बनाने के लिए कोबलस्टोन एंड रेडस्टोन डस्ट लगता है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। जहां तक मुझे याद है उसकी रेसिपी कुछ ऐसी सी होती है एंड बीच में रेडस्टोन डस्ट। यस तो यहाँ पर ओ नहीं ये ड्रॉपर की रेसिपी होती है। मुझे ड्रॉपर का भी जरूरत है बट अभी नहीं। डिस्पेंसर बनाने के लिए मुझे बीच में बो रखना होता है एंड बो बनता है स्टिक से एंड स्ट्रिंग से जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। प्लीज मिल जा भाई। कहाँ चली गई भाई सब किस्मत हो रही है, क्या हो रही है? स्ट्रिंग ही नहीं। ओह नाइस 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 मिला मेरे को स्ट्रिंग मिला और ऊपर शायद एक बो भी था। लेट्स गो बो यहाँ से इकट्ठी कर ली। मुझे टोटल 4 डिस्पेंसर बनाने तो फटाफट से 4 बो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। और ये क्या हो गया भाई, आधा आधा माल इधर उधर चला गया। लेट्स गो तो यहाँ पर रखी और ये रही स्ट्रिंग, इसको भी यहाँ पर रखा। 1 2 3 4 बो आ गए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे रखा कोबलस्टोन, बीच में रेडस्टोन डस्ट और एक बो रखी यहाँ पे एक डिस्पेंसर या दूसरा डिस्पेंसर इसी में जा भाई। एक और बो रखी तीसरा डिस्पेंसर, एक और बो रखी चौथा डिस्पेंसर। चलो तो 4 डिस्पेंसर अपने पास हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ आयरन फार्म क्योंकि खूब सारे होपर बनाने हैं जो कि मुझे आयरन फार्म से मिलेंगे। होपर इसलिए क्योंकि यार देखो थोड़ा बहुत सामान भी तो कलेक्ट करना होता है ना। लेट्स गो। भाई साहब क्या घटिया जंप हुई है। चलो आयरन निकाल लिया जाए ढेर सारा। लेट्स गो। ये ब्रेड अच्छा मैं नहीं रखा होगा, वही तो मैं कहूँ आयरन फार्म से ब्रेड कब से मिलने लग गया। खैर ठीक है यहाँ से ये हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान लेकर मैं वापस आ चुका हूँ। होपर बनाने के लिए ना गाइस चेस्ट भी चाहिए रहता है तो पहले प्लैंक बना लेता हूँ। और इतने से प्लैंक से तो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही चेस्ट बन पाएगी, 3 ही बनी। वाओ लकड़ियों की कमी पड़ रही है इसीलिए मुझे वुड फार्म बनाना पड़ रहा है। बार बारी जब भी चाहिए होती है माइन करने जाओ। कोई नहीं पीछे खूब सारे ट्री है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। चलो भाई ढेर सारी वुड तोड़ के इकट्ठी कर लिया और मैं कसम खा रहा हूँ भाई आज के बाद मैं वुड तोड़ने नहीं आऊंगा और ना ही मेरे को जरूरत पड़ेगी। खैर वो सब छोड़ो, अपने घर के पीछे देखो क्या मिला। कौन है? गोट। लेट्स गो। मैं नाम में शीप बोलने जा रहा था। चल तेरी ऐसी की तैसी। इनको मारने पे कुछ मिलता ही नहीं है भाई, बेकार चीज है। खैर मैं मार क्यों रहा हूँ। ओके तो फटाफट से मैं ढेर सारा वुड लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे चेस्ट बनानी थी, चेस्ट के लिए बनाए प्लैंक्स और यहाँ पर ये बन गई ढेर सारी चेस्ट। 6 हो गए और अभी और प्लैंक बन गए। तो टोटल मैंने यहाँ पर 17 चेस्ट बना लिए। अब होपर की रेसिपी शायद मेरे को याद नहीं आ रही। वेट शायद से ये होती है कुछ तो ऐसी सी होती थी। वेट इसके बीच में चेस्ट रहता है ना। प्लीज ओ नाइस मुझे पता थी। लेट्स गो। तो यहाँ पर 17 होप
सारे के सारे होपर ही बना डाले भाई। चलो कोई नहीं, काम आ जाएंगे। मैं और चेस्ट बना लूंगा नई वुड लाके, दोबारा जाना पड़ेगा। क्या ऐसा होता है कि मैं 4 वुड ये वाले डाल दूं और 4 वुड ये वाले डाल दूं? ओ बनती लेट्स गो, एक चेस्ट तो बनी, ठीक है। मैं बाकी बाद में बना लूंगा। अभी यहाँ से स्टिकी पिस्टन ले लेते हैं। मुझे एक स्लाइम ब्लॉक चाहिए होगा क्योंकि उसमें TNT ड्यूपर भी बनेगा। स्लाइम ब्लॉक मेरे पास होने तो चाहिए। लेट्स गो, ये पड़े स्लाइम ब्लॉक यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और मुझे डेड कोरल फैन चाहिए और भी स्लाइम है, ये भी ले लेता हूँ। स्टिकी पिस्टन ले लेते हैं। वेल तो भी मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अभी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि मेरे गोल्डन मेंशन पे पड़ी हुई है। मेरे को बहुत सारे ग्लास चाहिए थे, वो मेरे कासल में नहीं है। मैंने यहाँ पर स्मेल्टिंग के लिए लगा रखे हैं, तो फटाफट यहाँ से उठा लेता हूँ। और कुछ रेडस्टोन डस्ट और रिपीटर्स मुझे चाहिए जो कि यहाँ पे भर के पड़े हुए हैं। तो रिपीटर ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत टॉर्च ले लेता हूँ एंड एक स्टैक रेडस्टोन डस्ट ले लेता हूँ। अब फटाफट से एक सेकेंड, मैंने ग्लास, ओ नहीं मैंने ग्लास नहीं, ग्लास तो मैंने अपनी कासल में लगाए थे। अपना स्मेल्टिंग रूम है भाई, वहाँ पर इतना बड़ा फर्नेस ही फर्नेस है। तो ये मैं आ चुका हूँ अपने कासल के स्मेल्टिंग रूम में। फटाफट से गेट ओपन करके चलते हैं अंदर। और अभी यहाँ पर उनको ढेर सारे ग्लास, 1 स्टैक 2 स्टैक और यहाँ से 3 स्टैक, इतने बहुत है। और फटाफट से इसको मैं अपने शेल्फ बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये देख लो गाइस, ये है वो सारा का सारा सामान जो इनफाइनाइट ऑटोमेटिक वुड फार्म को बनाने के लिए चाहिए। बहुत सारी अलग-अलग चीजें इसमें, वॉल, बहुत कुछ है भाई। बट अभी जब बनाएंगे ना, ये सब फालतू नहीं ले रखा है, इन सब चीजों का यूज होने वाला है, तब भी जाके अपना फार्म कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद छोटी सी मशीन है जो कि मुझे बनानी पड़ेगी। मजा आने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि शायद से आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। पर हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फार्म की जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रखा था इतने दिनों से। और वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मॉस ब्लॉक होता है ना, इससे जब हम लोग एक ट्री ग्रो करते हैं, वेट मैं यहाँ पे आपको एक ट्री बना के दिखाता हूँ। जैसे ही मान लो मैंने इसमें से एक ट्री बनाया, पहले तो यहाँ से मेरे को एक फ्लावरिंग लीफ चाहिए होगी, ये बन गया ट्री। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब ये ट्री बनता है ना, तो इसके जो नीचे वाला ब्लॉक होता है वो एक रूटेड डर्ट बन जाता है। मतलब कि अगर अब मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर एक और ट्री उगाना है तो मुझे पहले इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन निकालने में मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा टाइम लगा। बट फाइनली सब कुछ हो चुका, मैं सीधा आपको फार्म ही बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला एरिया मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। हम लोग अपने कासल से थोड़ा बहुत दूर आ गए हैं। मुझे यहाँ पर एक चंक लोडर बनाना पड़ेगा जिससे कि फार्म हमेशा चलते रहे। तो अभी फटाफट से यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत एरिया मुझे फ्लैट करना होगा, क्योंकि इन सब जगहों पे फार्म बनाने में मजा नहीं आता जब तक एरिया मजेदार एकदम फ्लैट सरफेस ना होना, थोड़ा मस्त नहीं रहता। तो मेरी शवल तो आपको पता ही है भाई, एकदम खतरनाक कटर है, 2 सेकंड में कोई भी जगह को प्लेन कर सकती है ये देखो भाई, ये रखा और बस घुमाना है गोल गोल। चलो भाई, एरिया कर दिया है पूरा प्लेन। बस थोड़ा बहुत खराब हो चुका है, मतलब जो एरिया एम्प्टी है ना, उसको फटाफट से ठीक कर देते हैं। मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट ग्रास मिलेगी क्योंकि मैंने उस पर सिल्क टच लगा रखा था। तो अभी ये जितने भी गड्ढे हैं ना, इन सभी को मैं फिल करने वाला हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इतने गड्ढे यहाँ पे हुए कैसे, तो उसके पीछे का रीजन है विदर। यही है वो जगह जहां पर मैंने फर्स्ट टाइम विदर से फाइट करी थी और उसको मार के हराया था। चलो गाइस, अभी मैंने खूब सारा एरिया प्लेन कर दिया है और काम करते करते अगला दिन हो चुका है। आई थिंक इतना इनफ होगा। और फटाफट से काम करता हूँ, शल्कर बॉक्स यहाँ पे रख के कुछ इंपॉर्टेंट सामान यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। मॉस ब्लॉक चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए स्टार्टिंग में। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले मुझे ये लगाना है। और बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जहां पर मैं फार्म बनाऊंगा, मींस जहां पे मैं मॉस ब्लॉक रखूंगा ट्री ग्रो करने के लिए, उस एरिया के बेस पे मुझे कुछ ऐसे ब्लॉक लगाने हैं जिसको मॉस ब्लॉक कन्वर्ट ना कर पाए। मतलब कि जैसे ये जो ब्लॉक है ना, मैं इसको कहीं पर भी रखूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रखा इसे, अब मैं इसके ऊपर अगर ऐसे बोन मिल मारता हूं ना, तो ये देखो अगल बगल डर्ट हो, स्टोन हो, सब कुछ एक मॉस ब्लॉक में रिप्लेस हो जाता है। तो शायद स्मूथ स्टोन नहीं होना चाहिए। एक और ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास मॉस ब्लॉक की कमी नहीं है, देखो भर के यहाँ पर, और ना ही मेरे पास बोन मिल की कमी है। तो लगे हाँ ट्राई करता हूँ। मान लो कि ये है, इसके बगल में ये है, तो क्या ये कन्वर्ट होगा? प्लीज नहीं होना चाहिए। लेट्स गो। ये देखो, ये ऐसे का ऐसा ही है, बट अगर अभी यहाँ पर कोई स्टोन हुआ ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टोन ही नहीं दिखेगा एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अब तो मैं देख के रहूंगा। ये लेट्स गो। यहाँ पर अगर मैं ऐसे मारूं, और ये देखो यहाँ पर स्टोन था बट अभी मॉस ब्लॉक बन गया। दोबारा दिखा दो, ये काफी खतरनाक होता है यार। ये देखो, जैसे ये है, ये वाला स्टोन कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। ये देखो मॉस ब्लॉक। तो इसीलिए मेरे को कोई ऐसा ही ब्लॉक लगाना है जो कन्वर्ट ना होता हो, जो कि स्मूथ स्टोन या फिर और भी कोई डिफरेंट ब्लॉक्स जो है हो जाते हैं। तो लेट्स गो। अभी जल्दी से चल के मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेस कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो शायद से कुछ इतने साइज का ठीक रहेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मॉस ब्लॉक लगाना है, फिर उसके ऊपर कुछ इस तरीके से 2 मॉस ब्लॉक लगाने हैं।
अब इस वाले मॉस ब्लॉक के पीछे मेरे को लगाना है डिस्पेंसर, और ये डिस्पेंसर काम क्या करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये समझ लो इस फार्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्पेंसर होने वाला है। मतलब कि जब भी कोई ट्री ग्रो होगा ना यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया है वो एक रूटेड डर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब ये वाला डिस्पेंसर इस वाले मॉस को बोन मिल देगा तो ये रूटेड डर्ट वापस एक मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके ऊपर दोबारा से ट्री आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट एक काम करते हैं, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक रखने होंगे ताकि मैं थोड़ा क्लाइंबिंग अच्छे से कर पाऊँ और चीज़ों को लगा पाऊँ। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा, यहाँ एक ब्लॉक लगा, इसके ऊपर मुझे रखना है डिस्पेंसर इस तरफ में फेस करता हुआ, और इसमें भी यहाँ पर डिस्पेंसर इस तरफ में फेस करता हुआ। तो समझ लो अभी अपना काफी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ले जाकर लगाने होंगे ग्लास, कुछ इस साइड में 1 2, और इस ग्लास के पीछे लगने वाले हैं स्टिकी पिस्टन। यहाँ से मैं स्मूथ स्टोन लेता हूँ और यहाँ पर 2 अटैच कर देता हूँ, एक इधर लगाता हूँ, और इन दोनों से मुझे स्टिकी पिस्टन लगाने पड़ेंगे जो कि मेरे शल्कर बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो फटाफट से स्टिकी पिस्टन करे कलेक्ट, और स्टिकी पिस्टन की मुझे टोटल 6 लेयर बनानी है क्योंकि एक बार में 6 मूव कर सकते हैं। पानी की बाल्टी डाल के फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ, ये करा कलेक्ट, एंड यहाँ पर मुझे लगाना है 1 स्टिकी पिस्टन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, मतलब ओवरऑल 6 हाइट के 2 स्टिकी पिस्टन यहाँ पर लग गए हैं। अब फटाफट से इनको हटा देता हूँ, और इस वाले स्टिकी पिस्टन में मुझे जोड़ने होंगे वुडन लॉग्स। तो यहाँ से मैं वुडन लॉग नहीं लेकर आया, चलो कोई नहीं लाया ये पड़े, वही मैं कहूँ यार, मैंने सारा सामान एक चीजें इकट्ठी करी है। खैर अभी रात होने वाली है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेड यहीं पर लेकर आ जाता हूँ ताकि जैसी रात होने लगे मैं यहाँ पर सो के दोबारा से दिन कर लूँ। और फाइनली यहाँ पर वुडन लॉक्स लग गए हैं, सेम टू सेम इस साइड पर भी मुझे लगाने हैं कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो ब्लॉक है इसके सामने मुझे लगाना है एक नॉर्मल पिस्टन। मैं सारी चीजें ना थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ ताकि कुछ भी टूटे, तो यहाँ से मैं दोबारा ले आऊँ, तो एक पिस्टन लगेगा यहाँ पर। वेल तो अभी मैं सो के यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, फटाफट एक प्यारी सी लैंडिंग मारते हैं। और वेट, मैं दोबारा से बेड लाना भूल गया, अब दोबारा रात होगी, मुझे दोबारा अपने मेंशन पे सोने जाना पड़ेगा। खैर ठीक है, आगे काम करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 स्मूथ स्टोन लगाए थे, इन्हें तोड़ना है, और ये जो नीचे वाला पिस्टन लगाया ना, इस वाले पिस्टन पे मुझे 1 ब्लॉक लगाना है, फिर 1 का गैप छोड़ के ऊपर 2 ब्लॉक, यहाँ पर 1 ब्लॉक लगेगा। अब फटाफट से मुझे कुछ इस टाइप से बनाना है, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर मुझे स्मूथ स्टोन लगाते जाना है, वो इसलिए और 1 ब्लॉक लगेगा यहाँ पर, जिसके लिए मुझे नीचे नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक लग गए हैं। अब मुझे चाहिए होंगे कुछ ग्लास ताकि मैं इन सभी स्टिकी पिस्टन्स तक करंट पहुंचा पाऊं, और उन ग्लास के ऊपर मैं रखूंगा ये वाला रेडस्टोन। तो यहाँ पर ये रखा ग्लास, वेट यहाँ पर नहीं, मुझे रखना है ग्लास यहाँ पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, और सबसे ऊपर शायद मैं नहीं रख पाऊंगा यहाँ से। ओके, तो ग्लास मैंने ऊपर भी लगा दिया है। अब बस मुझे हर फ्लोर पर करंट पहुंचाना है, एंड करंट पहुंचाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के कुछ इस तरीके से ग्लास लगाते जाता हूँ ना हर जगह। स्मूथ स्टोन का वेस्ट ना करते हुए मैं ये ग्लास यूज करने वाला हूँ टेम्पररी ब्लॉक के लिए। तो क्लाइंब करके मुझे आना है ऊपर, और यहाँ पर रखने 2 रेडस्टोन, देन इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। फिर ये वाला जो ग्लास है वो इन दोनों के मिड में लगेगा, मतलब नीचे वाले और ऊपर वाले के मिड पे, ताकि करंट नीचे कुछ इस तरीके से पास होता हुआ जाए। और अभी मुझे इसको, भाई साहब कुछ ज्यादा फास्ट है भाई अपनी शवल, दो टूट रहे हैं। थोड़ा सा मैं साइड को चल लेता हूँ, पहले सारे ना ग्लास लगा देते, एक यहाँ लगेगा, देन यहाँ पे भी रेड स्टोन कुछ इस तरीके से, फिर नीचे रेड स्टोन, फिर यहाँ पे रेड स्टोन, फिर उस वाले पे रेड स्टोन, फिर ऊपर भी रेड स्टोन, मतलब हर जगह सेम टू सेम होने वाला है। खैर अभी मुझे अब ग्लास की जरूरत नहीं है, ये वाला काम मैं नीचे से ही भी कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी हर जगह करंट यहाँ से जाने वाला है, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लूंगा बनाने के बाद। अब स्मूथ स्टोन का मुझे कोई ज्यादा काम नहीं होगा, अभी तो मैं और बना के ले आऊंगा। मैं काम करता हूँ अगल बगल लगा देता हूँ। मैं अभी ढेर सारे स्मूथ स्टोन लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि ये ना फार्म के बेस पे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मैं कितनी तेज सबको लगा रहा हूँ भाई। थोड़ा बहुत गलत लग जा रहा हूँ, बात अलग है, बट ठीक है। यहाँ पर फार्म का बेस बहुत अच्छा बन चुका है। खैर ये जो हमने बनाया था ना, इसे मुझे आगे कंटिन्यू करना है इसको बनाने के बाद। ऑलराइट, तो सारे के सारे स्मूथ स्टोन लगा के मैंने क्या ही प्यारा बेस बना दिया यहाँ पर। खैर ठीक है, अभी जितने भी स्टिकी पिस्टन्स लगे हैं इन सभी को मुझे करंट देना होगा ताकि ये मूव करें। तो उसे करंट देने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ रिपीटर, जिससे मैं बनाऊंगा एक क्लॉक, एक ऐसी साइकिल बनाऊंगी जो कि हर थोड़ी देर में इनको करंट देती रहेगी, ऐसे नहीं जल्दी एक थोड़ा बहुत डिले वाले टाइम पे थोड़ा सा रुक के। तो उसके लिए मुझे पहले ना यहाँ पर कुछ डिले ऐड करना होगा, मतलब डिले के लिए क्या करना होता है, रिपीटर्स लगाए, इसके अंदर ये जो जितना बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 2 3 एक आगे 3 लगाया, थोड़ा सा सीधे से लगा, बट वेट अभी मैंने इस रिपीटर को यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे पहले इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझना होगा। तो सेम कुछ ऐसा है, जब ये वाले डिस्पेंसर को करंट मिलेगा तो ये बोन मिल मॉस ब्लॉक पे मारेगा, फिर एक ट्री ग्रो होगा, और ये वाले जो स्टिकी पिस्टन्स हैं ये वुड को थ्रू धक्का मार के उस ट्री को आगे करेंगे। यहाँ से मेहनत करके अपना घर असेंबली में बनाया और अचानक क्रीपर आके उस घर को उड़ा दे।
या फिर कोई प्लेयर TNT लगा के भाग जाए। इससे अच्छा आप ये घर बनाओ जिसमें इन सब की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये फूटेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी TNT या क्रीपर्स ले आओ। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे स्टेयर्स, स्लैब्स और खासकर बहुत सारा पानी। सबसे पहले आपको एक प्लेन एरिया में 7 बाय 7 का गड्ढा खोदना है। आप इस एरिया को अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो। अब आपको उस गड्ढे में पानी डाल देना है और उसको स्लैब से ढक देना है। ये होने के बाद बाउंड्री में ऐसे स्टेयर लगाओ और दूसरे एंड में आने के बाद बाहर फेस करते हुए और लगाओ। इससे एक कूल सा पैटर्न बन जाएगा। अब इसके गैप में पूरा पानी पानी कर दो। ये होने के बाद 2-3 बार सेम चीज रिपीट करो और उसमें पानी डाल दो। आखिर में टॉप में लीव्स लगाओ छत में और कॉर्नर में वापस स्टेयर्स लगाओ और स्लैब से ढक दो। फिर ऊपर वापस पानी भर दो। एंट्रेंस में आके फिर इधर 2 ब्लॉक तोड़ो और 2 स्टेयर लगा दो ऐसे और उन पे वाटर डाल दो। आप चाहो तो डोर भी लगा सकते हो। आप इंटीरियर को थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद बन गया आपका घर, जिसको क्रीपर का बाप भी नहीं तोड़ सकता। इमेजिन करो आपने बहुत मेहनत करके अपना एक तो यही है, आगे 3 लगाए तो थोड़ा सा एक डिले चला गया। बट वेट, अभी मैंने इस रिपीटर को यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे पहले इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझना होगा। तो सीन कुछ ऐसा है, जब ये वाले डिस्पेंसर को करंट मिलेगा तो ये बोन मिल मॉस ब्लॉक पे मारेगा, फिर एक ट्री ग्रो होगा और ये वाले जो स्टिकी पिस्टन्स हैं ये वुड को थ्रू धक्का मार के उस ट्री को आगे करेंगे और यहाँ से TNT आएगा और ट्री ब्लास्ट हो जाएंगे और फिर ट्री की जो वुड है वो हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ट्री ग्रो होने से पहले ये लोग धक्का मार दे तो काम नहीं होगा। हमें ऐसा करना है, पहले ट्री ग्रो हो उसके बाद इन्हें करंट मिले, फिर सारे के सारे पिस्टन्स उन्हें धक्का मारे, डिले ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक रेडस्टोन डस्ट जिसके थ्रू इसको करंट जाएगा पहले, फिर इसके बाद डिले होता हुआ 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर एक और लगा देते हैं 6, कुछ इस तरीके से ताकि करंट घूम के वापस इसमें जाए। अब ये बराबर जाएगा तो इसलिए डिले डालना है 4 टिक का, इसमें 4 टिक का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। अब इसको टेस्ट करते हैं। मान लो कि करंट आया, ये है करंट यहाँ से जाएगा, गया तो पहले ये वाला नहीं, एक मिस्टेक हुआ, ये तो बाद में गया बट ये वाला पिस्टन क्यों पहले मूव करा, इसको हटाना पड़ेगा। ओ तो अब मैं समझा, मुझे ये वाला जो डिस्पेंसर है ना उसे यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। इस डिस्पेंसर को ना मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ ताकि पिस्टन को करंट ना मिले, मतलब ये जो यहाँ पर जा रहा है ना इससे पिस्टन को भी करंट मिल जा रहा है। अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रखूं कुछ इस टाइप से और इन सभी को हटा के दोबारा जोड़ूं, लेट्स गो, लीवर लगा दिया है एंड अब जब मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा तो ये देखो कैसे धीरे धीरे करंट जा रहा है। ओह नाइस, हो गया। तो जैसे ही होगा ये सारे के सारे गए एंड ये घुमा धीरे से, लेट्स गो, यही चीज मुझे चाहिए थी। तो ये चीज अब एकदम परफेक्ट कर रही है। फटाफट से इसको तोड़ के यहाँ पर भी मैं रिपीटर लगा देता हूँ, थोड़ा सा डिले डाल देते हैं इसमें भी। तो अब मुझे एक परफेक्ट क्लॉक बनानी है जिससे बार बार ये प्रोसेस होता रहे, मेरे को मतलब बटन दबाने आना पड़ेगा बार बार। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा साइकिल बनाना होगा, कुछ इस टाइप से 2-2 ब्लॉक का बना देता हूँ। यहाँ पर एक गैप पे ब्लॉक, यहाँ गैप पे ब्लॉक, यहाँ गैप पे ब्लॉक, मतलब स्टोन के थ्रू ये जो करंट है पास होता रहेगा एंड इन सब में भी मैं एक डिले लगा दूंगा 1 2 3 4। चलो गाइस, तो हर रिपीटर में 4 टिक का डिले सेट हो गया है। अब बस मुझे ना इस पूरे के पूरे फार्म का एक मस्त ऑन ऑफ बटन बनाना है जिसके लिए मुझे कुछ स्लाइम ब्लॉक, स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर एंड लीवर चाहिए होंगे। इसको मैं लेकर रखता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला जो ब्लॉक है मुझे इसे तोड़ना होगा एंड यहाँ पर रखना होगा ऑब्जर्वर, डाउन फेस एंड यहाँ पर आएगा एक स्टिकी पिस्टन और इसके ऊपर का ब्लॉक तोड़कर मुझे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्लाइम है कि पीछे स्टिकी पिस्टन और ये आया लीवर। ये करा मैंने फार्म को ऑन, ये गया करंट आके, बट नहीं ये इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने इस पिस्टन को नीचे स्पेस नहीं छोड़ा। वेट, ये इसको नीचे स्पेस छोड़ना है। अभी इसे मूव करा जाए तो लेट्स गो। यहाँ पर अपना फार्म स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी की पूरी क्लॉक जो है गाइस इस तरीके से गोल गोल घूमती रहेगी एंड यहाँ पर फार्म कुछ इस तरीके से वर्क करता रहेगा। अब बस इन सब में मुझे बोन मिल डालना है और यहाँ पर ट्री ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन गाइस देखो, अभी ट्री ग्रो करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाला भी तो कोई चाहिए, वरना ट्री ग्रो हो जाएंगे और पूरे में एरिया भर जाएगा। हमें डिस्ट्रॉयर मशीन बनानी है और अपना काम खत्म। बट हाँ, डिस्ट्रॉयर मशीन बनाने से पहले मैं एक छोटा सा और सेटअप कर देता हूँ। मीन्स ट्री ग्रो करने के लिए ना इन सभी डिस्पेंसर के अंदर बोन मिल होना चाहिए और बोन मिल आ तो जाएगा, मैं लाके डाल सकता हूँ, बट मैं उसको भी ऑटोमेटिक करने वाला हूँ बोन मिल फार्म बना के, जो कि मैं बाद में बनाऊंगा। तो इन सभी डिस्पेंसर्स में बोन मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे वाले में जाएगा एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें भी जाएगा एंड इस वाले में भेजने के लिए
मुझे यहाँ पर एक ऊपर लगाना और एक नहीं लगाना है। तो ये दोनों के ऊपर आएगा एक चेस्ट, जिससे इसमें भी बोन मिल जाएगा एंड इसके अंदर भी जाएगा। और इन सभी के ऊपर मैं एक चेस्ट प्लेस कर देता हूँ। टेम्परेरी ब्लॉक्स के लिए मैं ये डर्ट या फिर एक ग्रास यूज कर दूंगा, ताकि जब भी मुझे कुछ हटाना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक ना मेरे से हट जाए। तो यहाँ पर ये रख दी मैंने चेस्ट। लेट्स गो। तो कुछ इस तरीके का ये प्रॉपर सेटअप होने वाला है। सेम टू सेम अपोजिट साइड और 3 अपोजिट साइड पे भी करते हैं भाई। 1 2 एंड 3 और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी लगने वाला है। एक ऊपर और दूसरा ऊपर भी इसी में अटैच कर देते हैं, ताकि मैं इसके ऊपर डबल चेस्ट कुछ इस तरीके से रख पाऊँ। अब बस देखते हैं कि बोन मिल इस डबल चेस्ट तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा। खैर वो बात का काम है। अभी समझ लो अपना फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो बिल्डिंग का फार्म है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ मेरे को ना ये हॉपर्स लगाने, मतलब ऑब्जर्वर्स लगाने हैं, और वो आमने सामने फेस करके लगा दूंगा, ताकि कॉन्टिन्यूसली करंट इस वाले डिस्पेंसर को देते जाए। अब हमें टक टक आवाज आने लग गई है, मीन्स यहाँ पर बार बार रेड स्टोन जो है वो इस वाले डिस्पेंसर को मिल रहा है, ताकि वो बार बार बोन मिल मारता रहे इन सामने वाले ब्लॉक्स पे। ठीक है, तो काफी कुछ हो गया है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जैसे एक नया ट्री ग्रो हो, यहाँ पर किसी एक ऑब्जर्वर को पता चल जाए, ताकि वो करंट पहुंचाए एक टीएनटी को। टीएनटी लगेगा ऊपर और जैसे उसे करंट मिलेगा वो टीएनटी नीचे आके फटाक से फटेगा और हमें बोन मतलब लकड़ी मिलना शुरू हो जाएगी। बट उसको बनाने से पहले ना मैं एक मस्त मजबूत कलेक्टर बना लेता हूँ, ताकि टीएनटी गिरे और वुड ब्लास्ट हो तो वो सारी की सारी कलेक्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑब्सीडियन है, मैं इसको लगाने वाला कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस वाले को मुझे तोड़ना होगा। इसको ये तोड़ा और कुछ इस तरीके से मुझे इसे आगे तक लेकर जाना है, ताकि टीएनटी इसके बाहर भी ना आए और ये चीज ज्यादा बड़ी भी ना बने। 1 2 3 और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 और नीचे के जो ब्लॉक्स है वहां पर तो मैं स्मूथ स्टोरी रखने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये नहीं टूटेंगे, इसके ऊपर तो पानी आने वाला है ना। 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और शायद से अब बस मुझे उसे ना फ्लो को बहा के एक मिनट थोड़ा सा और पानी। हेलो, पानी मिलेगा आसपास। स्कैल्प था मेरे पे, स्कैल्प भी मैंने फेंक दिया, वरना इनफाइनाइट सोर्स बना लेता। ओ भाई पहली बार हुआ पानी एकदम पास का ही नजर आ गया हो, मतलब माइन के अंदर मिला मेरे को, कोई छोटा मोटा ऐसा नदी वदी भी नहीं थी। ओके, तो ये मैं आ चुका हूँ वापस एंड पानी को डाल देता हूँ यहाँ पे। बट वेट, इस तरीके से बनता तो था यार इनफाइनाइट सोर्स। जाओ मैं यहाँ पर से इधर उधर करता हूँ, शायद बन जाएगा। एक सेकेंड, मुझे यार अभी इसको ना नीचे ही रखना पड़ेगा, एक इस कॉर्नर में एक इस कॉर्नर में, और ये बन गया इनफाइनाइट सोर्स। इसको डाला यहाँ पे, फिर इकट्ठा करके यहाँ पे। बाकी मैं नीचे का पानी बाद में हटा दूंगा। यार फ्लो एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है, तो पानी हटे चाहे ना हटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई भी चीज यहाँ पर गिरती है तो वो सीधा बह के नीचे जाने वाली है। अब बस मुझे इसे वहां तक बनाना है जहां तक इस पानी की मैक्स लिमिट है, जो कि होती है 7 ब्लॉक्स, और यही है वो ब्लॉक जहां तक पानी मैक्स आ पाएगा सामने से। तो बैक साइड में 2 और आगे को टोटल 7 ब्लॉक्स लगाने के बाद एक परफेक्ट कलेक्टर सिस्टम बन चुका है। इसकी भी बाउंड्री पूरी। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से तो नीचे जाना है ना वुड। भाई फालतू ऑब्सीडियन नहीं आ रहा, ये मैं कहीं और यूज कर लूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी सामान आएगा ना उसके लिए कलेक्टर सिस्टम कुछ इस टाइप का बनने वाला है। थोड़ा सा मेरे को उसे बेसमेंट में बनाना होगा, और वहां पर मैं खूब सारे होपर तो नहीं लगाऊंगा, बट हाँ नहीं होपर लगा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं और मैं आयरन फार्म एक्स्ट्रा बना लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर के 2 ब्लॉक्स तोड़ के इस तरफ में यहाँ नीचे लगाते हैं चेस्ट को कुछ इस टाइप से। तो इतना बनाने के बाद लघवी काही केल्या आटपेना, लघवी आटपेना, इकडे मात्र गुराखी ओरडू लागला, अहो उरका, माझ्या गायी पुढे जाऊ लागलेल्या आहेत, चला पटकन। शेवटी वेळ झाला आणि जे काम भगवंताला दिलेलं ते काम देवानं केलं। हातातलं आत्मलिंग जमिनीवरती ठेवलं, हातातलं आत्मलिंग जमिनीवरती ठेवलं आणि तसा रावण मागे पळू लागला। रावण आला, आत्मलिंग काढण्याचा प्रयत्न करू लागला। अरे धरणी हलाय लागली पण आत्मलिंग निघेना, आणि मग मात्र त्या गायी पुढे पळू लागल्या, गुराखी पुढे पळू लागला, आणि रावणानं एक काठी फेकून मारली, ती गायीच्या कानाला लागली। त्याच ठिकाणी गोकर्ण महाबळेश्वर तयार झालं, लक्षात ठेवा। हा कथा भाग मी सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे, खरी अर्थानं गणपती बाप्पा ही बुद्धीची दैवत आहे, आपलं दुःख निवारण करणारी दैवत आहे। त्यामुळे प्रत्येकानं हेच मागायचं, दुर्बुद्धी ते म्हणा कदा न उपजो नारायणा, आता माझा ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरी। आमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेला भाव तुझ्या कृपेनं पूर्णत्वाला म्हणजेच सिद्धीला प्राप्त हो, निश्चितच उपजला भाव, तुमचे कृपे सिद्धी जाओ, आता माझा ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरी। आपल्या सर्वांनाच भगवंताचं चिंतन करायचंय, पण कसं करायचं हो, नुसतं असंच बसायचं का नाही, हाताने टाळीन मुखानं भजन। विठोबा रखुमाई, हो विठोबा रखुमाई, रघुमाई
अरे वागिरी बाबा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती बरं झालं ना भजन भजन बरं होईन का होईन का भजन चांगलं होईन का होईन का वा इथे सगळ्यांना ऐराणी येते फक्त मी सोडून खरंच फार गोड भाषा आहे त्यामुळे मी सातत्यानं प्रयत्न करते सुधारण्याचा खरी अर्थानं पण बरं झालं ना खरी अर्थानं गणपती बाप्पा ही बुद्धीची दैवत आहे काय मागू आपण त्याच्याकडे हे देवा गणपती बाप्पाला एकच मागणं आहे एकदा भगवंताकरिता मागायचंय म्हणजे खरी अर्थानं त्याला काय मागायचं याचं ज्ञान तुझं सुख करता तुझं दुःख हरता अवघ्या दिनाच्या नादा मंडळी टाळी वाजा सर्वांनी वरात करून तुझं सुख करता तुझं दुःख हरता अवघ्या दिनाच्या नादा बाबा मोरया रे चरणी ठेवी तू माता बाबा मोरया रे चरणी देवी तो माता बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता झाले पुरे एक वर्ष होतो वर्षात एकदा गोड अन्नाचा वगाया वर्ष चला बरमदाचा बारा वर्ष पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाचे वाचावी कशी मी गाता बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता मोरया रे चरणी देवी तो माता बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता बाप्पा मोरया रे गणपती बाप्पा देवी तो मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती नाव काढू नका तांदळाचे केले मोदक लाल गव्हाचे हाल ओळखा साऱ्या जनाचे दिन येतील कारे सुखाचे गोड मानून सेवा जाणून द्यावा आशीर्वाद आता गोड मानून सेवा जाणून द्यावा आशीर्वाद आता बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरया रे गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती चरणी ठेवी तो माथा खऱ्या अर्थानं जे काही समाजामध्ये आपण वाईट कृत्यकर्म पाहतो ते थांबावं निश्चितच प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये भगवंताची सेवा भाव अंतःकरणात निर्माण व्हावा छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण सेवा करत चला अधिकचं काही नाही छोट्या गोष्टीतून सेवा करत चला दैनंदिन कर्म सुधारत चला खऱ्या अर्थानं निश्चितच फार गोड अशा पद्धतीनं सुभाष दादांचं कुटुंब संपूर्ण या ठिकाणी ही सेवा करत आहे आणि आज मी पाहिलं त्यांची मुलं असतील त्यांची पुतणी असतील किती धडाडीनं किती खऱ्या अर्थानं अंतःकरणाने इथपर्यंत ही सर्व सेवेची कार्य करतायत मला वाटतं खरी अर्थाने हेच गणपती बाप्पानं जो काही आता हा नवीन संकल्प तुम्ही या ठिकाणी हातामध्ये घेतलेला आहे हाच खरी अर्थानं गणपती बाप्पाला तुमच्या हातून करून घ्यायचा होता
ही गणपती बाप्पाची इच्छा होती की तुम्ही अशा प्रकारे त्यांची सेवा करावी आणि म्हणून गणपती बाप्पाने ही बुद्धी तुम्हाला दिलीत खरी अर्थानं आणि तुम्ही सुद्धा त्या मार्गाचा अवलंब केला. निश्चितच ही सुद्धा फार मोठी सेवा आहे. आई वडिलांची सेवा हे कुटुंब चांगल्या परीनं करत आहे आणि मी हेच सांगेन पुन्हा पुन्हा, आज दैनंदिन कर्म जर चांगलं नसेल, तुम्ही किती जरी भगवंताची सेवा केली, पंढरपूरची वारी केली, चारीधाम केले, जर तुमच्या अंतःकरणात कपट असेल, निर्मळ मन नसेल, तर उपयोग नाही तुमच्या धनाचा, संपत्तीचा, परमार्थाचा. त्यामुळे अंतरंग बदला, बाह्य रंग कधीही बदलता येतं. माणसानं मनानं निर्मळ राहावं आई वडिलांच्या सेवेतून, गोमातेच्या सेवेतून. कारण मी स्वतः गोसेवक आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यामध्ये रुक्मिणी खिलार गोशाळा या नावानं आमची वैयक्तिक गोशाळा आहे, ज्या माध्यमातून जातिवंत खिलार गाई आणि जातिवंत मोठ्या मापाचे खिलार वळू बैल त्यांची आम्ही सेवा करतोय. आणि माझी विनंती असते प्रत्येकाला, आज जर आपल्याला गो सेवा कळाली नाही, आज जर आपल्याला आई वडिलांची सेवा कळाली नाही, आज जर आपल्याला देशाची सेवा कळाली नाही, आज आपल्याला जर निसर्गाची या झाडा झुडपांची सेवा कळाली नाही, तर कोणता परमार्थ आपण पुढे नेणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं झाडांना टिकवण्या वाचवण्यापासून, कारण 400 एकरचं जे जंगलतोड चालू झाली, आकांताना आक्रोश करत होती ते मुके जीव, अनेक पशुप्राणी खऱ्या अर्थानं जीवाच्या आकांताना आक्रोश करून आपल्यापर्यंत हाक पोचवतायत. निश्चितच आपल्याला त्यांचे हाक का ऐकू येत नसेल. कदाचित आज जर आपल्या मनातले विषय निघून गेले तर आपल्याला त्यांचे हाक आपल्या कानावरती कळेल. इथे बसलेल्या प्रत्येक माता भगिनीला माझी विनंती आहे, आज संस्कार देण्याचं काम आपण करत असतो. महिला मंडळ संस्कार देण्याचं काम कोण करतंय? संस्कार देण्याचं काम आपण करत असतो. कारण आई ही पहिला संस्कार देणारी खऱ्या अर्थानं दात्री आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे तुम्हाला, 4 रुपये कमी कमवले पोराच्या नावाला तरी चालतील, नाही मोठा बंगला, नाही मोठी गाडी घेऊन देता आली पोरापोरींना चालेल, पण संस्कारांची शिदोरी कुठं आपल्या लेकरांना कमी पडू देऊ नका. आज प्रत्येक माझ्या बसलेल्या भगिनीला विनंती आहे, अधिकचं नाही तुला जास्त पद पैसा कमवता आला चालेल, नाही जास्त त्या ठिकाणी चांगलं घर, चांगली गाडी घेऊन देता आली चालेल, पण आई बापाची मान खाली जाईल असं कर्म कधीच करू नकोस. तुम्ही आम्ही सामान्यांच्या लेकी नाही आहोत. आतापर्यंत पप्पाच्या परी म्हणून जगला असाल, पण इथून पुढच्या काळात छत्रपती शिवरायांची शिवकन्या म्हणून जगता आलं पाहिजे प्रत्येकीला. हाडाची काडी रक्ताचं पाणी करणाऱ्या बापाचं अस्तित्व जाणता आलं पाहिजे आपल्याला. आज आपल्या जीवनातला कोणी आदर्श कोणत्या पिक्चर मधला हिरो नसला पाहिजे, आपल्या जीवनाचा आदर्श कोणत्या पिक्चर मधली हिरोईन नसली पाहिजे, तर आपल्यासाठी आयुष्यभर हाडाची काडी रक्ताचं पाणी करणारे आपले आईबाप आपला आदर्श होतील. त्या क्षणाला खरी अर्थानं आपल्या जीवनाचं सार्थक आहे. कारण आतापर्यंत अनेक वेळा दशक्रियेला, वर्ष श्राद्धाला गेल्यानंतर अशा घटना पाहायला मिळाल्या. बाबा, ज्यावेळी ती मुलं मुली रडतात ना, मी सहज विचारते, का रडतात? का रडतात? ताई, आई गेली आमची, आई गेली आमची, वडील गेलेत आमचे, का रडता म्हणून काय विचारता? अहो ते तर जाणारच कधी ना कधीतरी, जन्म जया मृत्यू तया. खरं सांगा, का रडता? पुरांच्या तोंडून उत्तर आलं, ताई, आई वडील गेली याचं दुःख आहेच, पण त्याच्याही पेक्षा ते होते तोपर्यंत त्यांच्याशी कधीच नीट बोलू शकलो नाही याचं दुःख जास्त आहे. गेल्यानंतर अंतःकरणामध्ये तुळतुळ करते की होते तोपर्यंत नीट बोललो नाही, कधी त्यांचा फोन नाही उचलला. दिवसातून 10 वेळा आई मला फोन करायची, दिवसातून 10 वेळा बाप फोन करायचा, जेवलास का, बरा आहेस का, जेवलास का, बरा आहेस का. पण कंटाळा यायचा त्यांच्याशी बोलण्याचा. म्हटलं आता कशी परिस्थिती आहे, आता तर बरं असेल ना, आई बाप नाही म्हटल्यानंतर आता कोण फोन करेल, त्रास नाही द्यायला. म्हटले, ताई, आता 1000 नंबर फोन मध्ये सेव्ह आहेत, पण एकही फोन मी जेवलोय का किंवा मी बरा आहे का हे विचारण्यासाठी येत नाही. तेव्हा कळतं किती मोठं मातृत्व, किती मोठं खऱ्या अर्थानं पितृछत्र जीवनातलं गेलेलं आहे. मी एकच सांगेन जाता जाता, जेवढी हाडाची काडी आई बापानं केलेली आहे त्यांच्या कष्टाचं चीज होईल असं जगा. बाप कष्टाचा काबाडी, बाप कष्टाचा काबाडी, ऊस मळ्यात तोडतो या, भाकर पोरांना ठेवून कांड उसाच चाखतो या. खमीस खवाटी फाटलेलं, सुई दोऱ्यान शिवलेलं, माझ्या बापाच्या धोतराला सदा ठिगाळ जोडलेलं. आली जत्रा गावाची, आली जत्रा गावाची,
बाप बाजारला जायाचा आन उधार पधार कापड पोरांना नाहीचा चूल पेटत नव्हती दिसा दिवस घराला पायी भर दाण्यासाठी बाप वनवन फिरला बाप कष्टाचा काबाडी बाप कष्टाचा काबाडी आयुष्यभर हाडाची काडी केली जेवढं जपता येईल आणि जेवढी सेवा करता येईल तेवढी करा अधिकच न बोलता आज खऱ्या अर्थानं त्यांनी आई वडिलांच्या विचाराचं समाजाच्या विचाराचं संगोपन केलं गणपती बाप्पाची सेवा घडत आहे निश्चितच तो विघ्नहर्ता देवबाप्पा आपल्या सर्वांना चांगली सद्बुद्धी देऊन चांगल्या मार्गाचं खऱ्या अर्थानं अनुकरण करायला निश्चितच आपल्याला बुद्धी देईल हीच प्रार्थना दुर्बुद्धी ते मना कदान उपजो नारायण आता मज ऐसे करी तुझे पाय चित्ती धरी अंतःकरणात निर्माण झालेला भाव त्याच्या चरणांवरती त्यानंच पूर्णत्वाला सिद्धीला पोहोचू ही त्याची ताकद आहे कीर्तनरूपी सेवेकरिता गोड अशी गायनाची साथ ज्यांची प्राप्त झालीत आदरणीय हरिभक्ती पारायण योगेश महाराजांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा गोड अशी गायनाची सुरांची साथ प्राप्त केलीत महाराज तुमचं मनापासून धन्यवाद त्याचबरोबर आदरणीय हरिभक्ती पारायण चंद्रकांत महाराज असतील जोरदार टाळी वाजवा चंद्रकांत महाराजांसाठी गोड अशी सुरांची साथ प्राप्त केलीत तसेच त्या ठिकाणी आदरणीय हरिभक्ती पारायण आमचे परशुराम महाराज असतील मनापासून धन्यवाद सुंदर अशी गायनाची सुंदर अशी साथ या ठिकाणी त्यांनी प्राप्त केलीत म्हणजे नेरला सुद्धा त्यांनी 2 वेळा साथ केलेली आहे त्याचबरोबर आदरणीय समाधान महाराज असतील मनापासून धन्यवाद सुंदर अशी या ठिकाणी साथ गायनाची प्राप्त झाली त्याचबरोबर या ठिकाणी राजेंद्र महाराज असतील मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद मनापासून तसेच दिलीप पाटील असतील साहेबराव महाराज असतील दयानंद महाराज असतील चतुर महाराज असतील जितू महाराजांचेही धन्यवाद भैया महाराज असतील तसेच शिवाजी महाराज असतील विनेकरी बाबा असतील आणि आपल्याच गावचे या ठिकाणी सुंदर अशी हार्मोनियमची सुरांची साथ ज्यांची प्राप्त झाली आदरणीय हरिभक्ती पारायण नामदेव महाराज असतील मनापासून धन्यवाद गोड अशी सुरसंवादिनीची साथ या ठिकाणी प्राप्त केलीत त्याचबरोबर मृदंगाची उत्कृष्ट अशी साथ थोडं लेट पण थेट अशी आमचे कृष्णादादांसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा दादा खरी अर्थानं सुंदर अशी मृदंगाची साथ या ठिकाणी प्राप्त केलीत मनापासून धन्यवाद निश्चितच त्याचबरोबर सिस्टीमसाठी साऊंड सिस्टीमसाठी एकदा जोरदार टाळी वाजवा कुठेच कसलीच कमतरता भासू दिली नाही बरं का दादा मनापासून धन्यवाद त्याचबरोबर या ठिकाणी चंद्रकांत दादा पाटील या ठिकाणी त्यांचंही मनापासून धन्यवाद सुंदर अशी या ठिकाणी तुमची साथ तुमची गडबड ही सगळी सेवा आपलीच आहे आणि खरी अर्थानं तुम्ही फार मोठी धावपळ तसेच बाळू दादा असतील चांगला असा पाहुणचार या ठिकाणी सर्व लोकांनी केलात खरंच मनापासून धन्यवाद द्यावे तितके थोडे आहेत श्री संत रेवागिरी बाबांची फार मोठी कृपा आपल्या गावावरती आहे आपल्या सर्वांवरती आहे आणि अशीच कृपा त्यांची आपल्यावरती राहो हीच भगवत चरणी प्रार्थना लवकरात लवकर परमार्थ आणि भक्तिपूर्णत्वाला न्या कारण इथे घडीचाही भरोसा नाही मला आजही आग्रह केला तुझा ना भरोसा ना माझा भरोसा जग हे कुणाचे सांग भल्या मानसा असो चूल माती आणि मीठ भाकर नाम हरीचे मुखी गोड साखर सोडून दे रे सोडून दे रे धनाच्या तुलालसा जग हे कुणाचे सांग भल्या मानसा कधी लागे कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची कधी लागेल वेड्या तुला गोडी अभंगाची
लवकरात लवकर भक्ती आणि परमार्थाला लागा. या ठिकाणी आले ते देव झाले, जे नाही आले त्यांचेही धन्यवाद. मागं बसलेले, पायलाम केलेले, गुडगबर केलेले, पाय खाली सोडलेले, आता वर घेते, या ठिकाणी त्यांचेही धन्यवाद. आले ते देव झाले, नाही आले महादेव, घरी झोपले ते ब्रह्मदेव झाले. त्यांनाही सांगा उद्या सकाळ उठल्यावर महाराज निघून गेले असं नाही, आपलं पुढच्या गावाला गेले असं सांगा. काही पुन्हा एकदा उपस्थितांच्या चरणी माझे समवेत माझे सासरे आदरणीय नथुरामजी बाबा साळेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच त्या ठिकाणी माझे पती आदरणीय आंतरराष्ट्रीय मृदुंगवादक अर्जुनजी महाराज साळेकर, त्यांचेही या ठिकाणी धन्यवाद. ती इथपर्यंत उपस्थित नाहीत, परंतु खरी अर्थानं फार मोठी सेवा, गोसेवा, त्या ठिकाणी गोसेवेचंही कार्य फार मोठं या ठिकाणी निश्चित आहे. मनापासून त्यांचं धन्यवाद. उपस्थितांच्या चरणी नतमस्तक होऊन सेवेला पूर्णविराम. ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, माऊली ज्ञानेश्वर माऊली. जगद्गुरु तुकोबाराय व्यक्त करतात, आमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेला भाव तोच पूर्णत्वाला नेऊ शकतो आणि हेच आमच्या जीवनाचं सार्थक आहे. याच्यापेक्षा वेगळं देणं आमच्यासाठी हितकारक नाही. हे जे मागितलंय ते दिलंच तर आमच्या जीवनात याच्यासारखा लाभ दुसरा कोणताच नाही. अभंगाच्या शेवटी तुका म्हणे आता, तुका म्हणे आता, तुका म्हणे आता, तुका म्हणे आता. तुका म्हणे आता, तुका म्हणे लाभ नाही आपणता, लाभ नाही, लाभ नाही, लाभ
छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव जरी घेतलं तरी आपल्या अंगातलं रक्त सळसळतं, कारण राजांचे फार मोठे उपकार आहेत आपल्यावरती. आणि आज प्रत्येक माझी विनंती आहे तरुणाला, जरी काही नाही आपल्याला जास्त कर्तृत्व करून दाखवता आलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांमधला एक जरी गुण आपल्या जीवनात अंगीकारला तरी फार मोठं कर्तृत्व आपण केल्यासारखं आहे. खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला मारलं किंवा फाडलं हे एवढं साधारण पराक्रम नव्हता बरं का. कारण परराज्यातून खऱ्या अर्थानं आपल्यावरती गुलामगिरी करणारा, दिसेल त्याला चिरडत होता खान, आया बहिणींच्या आबरू लुटत होता खान, इथल्या जनतेला त्रास झाला. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना हे जेव्हा कळालं त्यावेळी खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडच्या पायथ्याला खानाला बोलावून घेतलं. प्रतापगडच्या पायथ्याशी खाना शिवाजी राजानं खानाला प्रतापगडच्या पायथ्याशी बोलवलं आणि भेटीसाठी शामियाना उभारला. भेटी छान छान उभारीला, भेटीसाठी छान उभारीला, नक्षीदार शामियानाला, नक्षीदार शामियानाला, खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला. सय्यद बनता त्याच संगतीला, शिवबाच्या संगती महाला, आणि खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी हमारे गले लग जाओ. खान हाक मारी तो हसरी, खान हाक मारी तो हसरी, रोखून गगनी नगरी, रोखून नजर गगनी नदी, छत्रपती शिवाजी महाराजांना आलिंगन घेण्यात आणि जसं खानानं छत्रपती शिवाजी महाराजांना आलिंगन दिलं, खानाची वाकडी नजर छत्रपती शिवाजी महाराजांना कळाली आणि त्याच क्षणाला छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाघनख्याचा मारा केला, वाघनख्याचा मारा केला, वाघनख्याचा मारा केला, वाघनख्याचा मारा केला, टरा टरा फाडलं पोटाला, शिवाजी महाराजांनी उभ्या खानाला आडवा पडला. आणि हाच शिवाजी महाराजांचा पराक्रम अवघ्या महाराष्ट्रभर होता. छत्रपती शिवाजी महाराज